आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में काफ़ी बात हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि इस वीडियो में हम ज़रा थोड़ी सी बात करें कि ईरान का जो इस्लामाइजेशन का जो सफ़र था या जो इस्लाम आने का सफ़र और अब तक जहाँ पे आज वो खड़ा है वो उस वक्त तक ये कैसे पहुँचा है। तो अगर हम बात किया जाए आइसोलेशन में तो ये ना सिर्फ एक मुल्क है, एक कंट्री है, बल्कि एक सिविलाइजेशन है जो कि रोम, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबसे बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर 1200 साल से ज़्यादा का अरसा जो है तकरीबन पर्शियन रूलर्स जो है उन्होंने एम्पायर्स बनाई जो कि सेंट्रल एशिया से लेके इजिप्ट, इंडिया और मेडिटेरेनियन तक स्ट्रेच करती थी। उन्होंने रोड्स बनाए, ब्यूरोक्रेसीज बनाए, टैक्स सिस्टम बनाए और इम्पीरियल लॉ भी बनाया। और ये सब कुछ उन्होंने वो किया जब ये यूरोप जो है जिसे कह सकते हैं डार्क एजेस में था और बहुत ज़्यादा उसमें हद तक इन चीज़ों का अभी यूरोप में तस्वर भी नहीं था। मगर उसके बावजूद अगर आज हम ईरान को देखें तो ईरान जो है वो दुनिया में इस वक्त कुछ ऐसे जो डीपली इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं उनमें से एक है। तो आज इस वीडियो में यही कोशिश करूंगा कि आंसर किया जाए कि ये कैसे यहाँ तक ईरान पहुँचा। क्या अरबों ने उन्हें इन्वेड किया और उसका पर्शियंस को स्लॉटर किया, या इस्लाम ने इरेज किया पर्शियन कल्चर को। ज़ोरोआस्ट्रियंस जिसे हम इंडिया पाकिस्तान में पारसीज भी कहते हैं, क्या उनको कन्वर्ट किया गया, या फिर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ जिससे ईरान की सोसाइटी वो काफ़ी सदियों से वो गुजरे। तो इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे ये इस बारे में सारा आज। मगर थोड़ा सा मैं पहले पिक्चर पेंट करूं कि ईरान जो है वो इस्लाम से पहले उसका क्या जो है आने से पहले वो किस हालात में था। तो ससेनियन वर्ल्ड अगर से शुरू हो, ससेनियन एम्पायर एक एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर ईरान में, जो कि स्ट्रेच करती थी 224 से लेके 651 तक, इस्लाम के आने तक। उसको फाउंड किया था, उसका जो फाउंडर था वो एम्परर अर्दशीर वन था। 6th सेंचुरी के आते आते अगर उस वक्त इस्लाम के आने से पहले ये उसका थोड़ा सा समरी देखें नंबर्स में, तो उस वक्त इस एम्पायर की पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेच करती थी 20 to 25 मिलियन। टेरिटरी में अगर देखा जाए तो जो लैंड के हिसाब से तो उसमें ईरान, इराक, कॉकेसस और जो है सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स और ईस्टर्न अरेबिया के कुछ पार्ट शामिल थे। कैपिटल जो था वो एक सिटी था टेजिफन। और आर्मी साइज जो है वो 1 लाख से ज़्यादा पीक पे बताया जाता है डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज में। जैसे कि आपको पता होगा इस्लाम के आने से पहले अरीस एम्पायर में इसका जो रिलीजन था वो ज़ोरोएस्ट्रियन था, स्टेट फेथ के तौर पे। और जो ये ना सिर्फ एक रिलीजन था, वो एक पावर था, बिकॉज उस वक्त का टाइम्स ऐसा था। फायर जो टेम्पल थे उस वक्त के स्टेट इंस्टीट्यूशंस थे। प्रीस्ट जो है वो कंट्रोल करते थे एजुकेशन को, लॉ को, जो कि उस वक्त का जो है वे ऑफ द वर्ल्ड था दुनिया में। किंग्स जो है वो रूल करते थे बाय डिवाइन ग्लोरी और उसको कहा जाता खबरना। और मगर अगर थोड़ा सा बिल्कुल इस्लाम के आने से पहले की पिक्चर पेंट की जाए उस एम्पायर की, तो सोशल टेंशन जो है वो आने इस्लाम से आने पहले पहले से 7वीं सदी के आने से पहले पहले वो अरूज पे पहुंच चुकी थी। कुछ हाई टैक्सेस की वजह से उसमें प्रीस्टहुड की जो पावरफुल मैंने बताया कि ये पार्ट था, उसकी वजह से भी टेंशन्स थी। जो आम लोग थे या जो पेजेंट्स थे उनकी लो मोबिलिटी थी, उनको बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ थी। और फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उस वक्त के ईरान में, वो बहुत ज़्यादा उसे टैक्स किया जाता था हैविली। और ये माइनॉरिटीज़ जो हैं उस एम्पायर में, ससेनेट एम्पायर में, वो थी क्रिश्चियन थे, ज्यूज़ भी थे, मनीशियंस थे और मजदकाइट्स जिसे कहते हैं वो थे। और ये इन्होंने बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए वॉर और कोलैप्स अगर इस एम्पायर का वो कैसे हुआ, तो उसके पीछे जो स्टोरी है कुछ 602 से लेके 628 तक इस एम्पायर ने, पर्शिया ने जो है वो एक बहुत लंबी एक वॉर लड़ी, जंग लड़ी बिजेंटेनियम उस वक्त की एक दूसरी एम्पायर से। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रोविंसेस डेसिमेट हो गए, सिटीज़ बहुत ज़्यादा डिपॉपुलेट हो गई, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा, कई जगह पे कोलैप्स हुआ, प्लेग्स आई। तो इस्लाम के आने से पहले पहले पिक्चर ये थी कि ट्रेजरी जो है वो बहुत हद तक एम्प्टी हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा स्टेबल आर्मी भी उस वक्त कोई रही नहीं थी। तो पर्शिया जो है वो इस्लाम के आने से पहले बहुत हद तक वॉज ऑलरेडी डाइंग बिफोर इस्लाम अराइव्ड। अब इधर उसी टाइम पे जब ये पर्शिया में ये सिचुएशन थी, ईरान में ये सिचुएशन थी, तो उसी टाइम पे जो है वो अरब्स में वर्ल्ड में जो है वो इस्लाम की अराइवल और एक्सपेंशन हो रही थी। ट्राइब्स जो हैं वो जो कि पॉलिटिकली हिस्टोरिकली फ्रेगमेंटेड थी, रिलीजियसली मिक्स थी, इस्लाम ने उनको बाय 630
यूनिफाई कर दिया था। और जो है प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की डेथ के बाद 632 में अगर हम देखें तो अरेबिया जो है वो पॉलिटिकली काफ़ी हद तक यूनिफाई हो चुका था। ट्राइब की आर्मी बन चुकी थी और इस्लामिक एक्सपेंशन पे वो बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़ोर देना शुरू हो गया था। अब उस वक्त जो अरेबिया था वो उसका अगर वो आउटवर्ड देखता तो टू एग्जॉस्टेड एम्पायर्स से उसका मुकाबला था। नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया, पर्शिया और बिजेंटाइन की फाइट हुई थी बहुत लंबे अरसे तक उस वक्त। तो दोनों एम्पायर एग्जॉस्टेड थी। पर्शिया ईस्ट में अरब के, बिजेंटाइन एम्पायर वेस्ट में एग्जॉस्टेड थी। और ये चीज़ जो है वो अरब ने एक्सपेंशन में उसमें बहुत ज़्यादा हद तक फ़ायदा उठाया। और फिर हम देखते हैं कि जो अर्ली क्लैशेस हैं वो इन्वेजन की सूरत में 633 634 में अरब इन्वेजन पर्शिया की या ईरान की शुरू हुई। बैटल ऑफ द ब्रिज जिसे कहते हैं उसमें अरब ने को डिफीट हुई। मगर फिर जो पर्शिया है, वो जो पर्शियन फोर्सेस हैं जो कि पहले ही डिप्लीटेड थी, वो ये मोमेंटम कंटिन्यू ना कर पाई। तो अगर नेक्स्ट जो बड़ी बैटल अगर देखते हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं, 636 में बैटल ऑफ अल-कदीसिया है। उसमें एस्टिमेटेड फोर्सेस का अगर हम देखें तो अरब 30,000 के करीब थे, पर्शियन जो फोर्सेस थे 40 से 60,000 थी। बैटल जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन तक चली। अगर जो पर्शियन जो जनरल थे वो मारे गए, पर्शियन आर्मी कोलैप्स हो गई। कैजुअलिटीज़ जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा जो है वो पर्शियन कैजुअलिटीज़ थी, जबकि अरब लॉसेस जो है वो 6 से 10 हज़ार के करीब थे। अब उससे बाद ये बहुत बड़ी हिट थी पर्शियन आर्मी को, और यही हिट जो है वो सबब बनी नेक्स्ट ईयर 637 में जो फॉल हुआ उस एम्पायर के कैपिटल का, टेजीफन। और वो कैपिटल अबेंडन कर दिया गया उस वॉर के बाद। अरब्स ने ट्रेजरी सीज कर ली, गोल्ड सिल्वर सिल्क जूल्स जो भी था वो अरब ने उस वक्त एम्पायर का अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर ये जो है वो एक सिंबॉलिक एंड था एम्पायर का। मगर उसके बाद जो फाइनल जिसे कहते हैं विक्ट्री ऑफ विक्ट्रीज, वो हुई बैटल ऑफ नहावंद में 642। तो इसके बाद कोई सेंट्रल पर्शियन आर्मी ना नहीं रही, और एक डिसाइसिव डिफीट हमें देखने को मिलती है पर्शियन आर्मी और पर्शियन फोर्सेस की। थोड़ा सा पॉकेट्स रेजिस्टेंस, रिवोल्ट्स और मैसेकर्स रहे इसके बाद में। बहुत सारी सिटीज़ जो हैं पर्शिया में उन्होंने इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज करके रेजिस्ट किया अरेबियन फोर्सेस को। उसमें इस्ताखार जो है एक सिटी, वो काफ़ी फेमस है, मल्टीपल टाइम रिबेलियन हुई वहाँ पे। रे में रिवॉल्ट्स हुए, निशापुर में बहुत फाइट बैक हुई। मगर इसका जो नतीजा वो है वो यही निकला, जो अरब फोर्सेस ने इन जगहों को बहुत ज़्यादा क्रश किया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेकर्स किए। और उस वक्त का अगर मिडीवल वॉरफेयर देखें तो वो था भी यही। जैसे कि आपको पता है, रोमन्स ने बहुत ज़्यादा मैसेकर किए थे, मंगोल्स ने उसके बाद बहुत मैसेकर किए, क्रूसेडर्स ने उसके बाद बहुत मैसेकर किए। तो दिस वाज बेसिकली द वे ऑफ द वर्ल्ड। मगर जो रिकॉर्ड्स हैं उससे ये हमें पता चलता है, जो हिस्टोरिकल डेटाज हैं उससे हमें ये पता चलता है कि क्या नहीं हुआ। वो ये था कि कोई मैस एक्सटेंशन हमें देखने को नहीं मिलती पर्शियन फोर्सेस की या पर्शियन लोगों की, पर्शियन लैंग्वेज की, और कोई डेमोग्राफिक कोलैप्स नहीं हमें मिलता। पॉपुलेशन कंटिन्यूटी हमें नज़र आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैसेकर्स किए गए अरब फोर्सेस की तरफ से, बहुत ज़्यादा लोकलाइज तरीके से मारा भी गया, मगर पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक कोलैप्स हमें नहीं देखने को मिलता। पॉपुलेशन कंटिन्यूटी की वजह से जो है वो सर्वाइवल का सिग्नेचर मिलता है। पर्शियन जो लैंग्वेज है उसकी कंटिन्यूटी जो है हमें नज़र आती है। और सिटीज़ को जो है वो ख़त्म नहीं किया गया, उनको इनहेबिट रखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि वायलेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा तरीके के रिकॉर्ड वायलेंस के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मगर एनाइलेशन यानी कि टोटल डेसिमेशन या टोटल ख़ात्मा नहीं हमें नज़र आता लोकल पर्शियन पॉपुलेशन का बाय अरब फोर्सेस। तो अब जो कि वीडियो का जो सब्जेक्ट है नेक्स्ट भी, ये तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया कि ये कैसे हुआ, क्या टर्न ओवर था पर्शियन हिस्ट्री में। अब हम ज़रा आते हैं कि जो ईरानियन है या पर्शिया है वो मुस्लिम कैसे बना। तो उसमें थोड़े कन्वर्जन स्टैटिस्टिक्स अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और नेम्स और जीनियोलॉजीज़ की वजह से देखें तो 650 में अगर हम देखें, ईयर 650 में, तो लेस दैन 10% पॉपुलेशन जो ईरान की या पर्शिया की मिलती है वो मुस्लिम मिलती है। 700 में 15% के करीब आ जाता है ये फिगर। इसी तरह 50 ईयर्स बाद फिर बढ़ के 25 to 30% हो जाता है। मगर 150 साल बाद और 200 साल बाद ऑलमोस्ट 950 के आते आते 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है
ईरान की, वो कन्वर्ट हो जाती है मुस्लिम फेथ में, इस्लाम को जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये जो 300 ईयर का पीरियड है जिसमें आप एक रेवोल्यूशनरी चेंज देखते हैं, तो उसमें अब अगर हम उसके फैक्ट देखें कि क्यों ये हुआ, तो बहुत ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से फैक्ट हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट ऐसा नहीं है। मगर एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आती है कि कोई मैस टेरर नहीं था, मगर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव हैं थे नज़र आते, जिसकी वजह से लोगों ने इसको ग्रेजुअली जो है वो कन्वर्जन की तरफ आए। नंबर वन तो ये है, एक कॉमन थीम हमें जैसे मिलती है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी, कि जो मुस्लिम जो है वो ज़कात देते, नॉन मुस्लिम जो है वो जजिया देते थे, बिकॉज वे वर रूल्ड बाय अरब्स, और जो उस वक्त के जो किंग थे, वो जो रूलर्स थे वो अरब थे, तो नॉन मुस्लिम्स को जजिया देना पड़ता था। तो ये एक इंसेंटिव था टू कन्वर्ट इन टू मुस्लिम फेथ। मुस्लिम की एक्सेस भी अगर जो है गवर्नमेंट जॉब में ईजियर थी, एक्सेप्टेबल थे टू गिव मुस्लिम्स द जॉब, तो ये एक ऑल्सो एक फैक्टर था। इसके अलावा जो है वो इंटर मैरिजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से ये जो है वो फेथ कन्वर्जन हमें बहुत नज़र मिलती है। एलिट्स की कन्वर्जन बहुत नज़र आती है, क्योंकि उनको भी बहुत इंसेंटिव्स थे सोसाइटल कन्वर्जन करने के। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक इंडिया में भी कॉमन थीम है वो है सूफी मिस्टिक्स, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रीच किया इस्लाम, उसकी वजह से भी कन्वर्जन नज़र आती है। जो आयरनी अगर थोड़ी सी अगर हम लें, तो अर्ली अरब और मुस्लिम रूलर जो है वो डिस्करेज करते थे कन्वर्जन, और ये बहुत ज़्यादा, बहुत जो बुक्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उनमें मिलता है हमें कि जो पर्शियन स्पेशली रिकॉर्ड्स, जो अर्ली मुस्लिम अरब रूलर्स थे वो डिस्करेज करते थे कन्वर्जन का होना, क्योंकि उसकी वजह ये थी सिंपल कि जो जिजिया या टैक्स इनकम थी उनकी वो कम हो जाती थी इससे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें नज़र आता है स्पेशली इन पर्शियन हिस्ट्री। अब पर्शियन इस्लाम जो है वो कन्वर्ट तो हो गए, मगर कन्वर्ट के बाद जो कंट्रीब्यूशन है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड में नज़र आता है पर्शियन मुस्लिम्स का, साइंस, टेक्नोलॉजी, थियोलॉजी, पोइट्री वगैरह में। कुछ मेजर स्कॉलर्स का आपको पता होगा, अल-बिरूनी साइंस में, अल-गज़ाली थियोलॉजी में, इब्न सीना मेडिसिन में, और अल-तबारी जो है वो हिस्ट्री में हमें नज़र आते हैं। तो इस्लाम जो है वो पर्शियनाइज्ड हो गया। मगर जो क्वेश्चन है कि जो ज़ोरोएस्ट्रियंस जो है, जो पहले उधर के पारसी थे, उनका फेट, उनका क्या बना? तो सिंपल ट्रूथ ये है कि वो सरवाइव उन्होंने बहुत किया, सेंचुरीज तक सरवाइव किया। इवन अगर मॉडर्न में भी देखा जाए तो बहुत हद तक जो है वो सरवाइव किया। उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज़ अभी भी हमें मिलती हैं यज़द और करमान में। कुछ जो है उनमें से हमें नज़र आता है इंडिया माइग्रेट हुए, पारसी बन गए, डिफरेंट पॉकेट्स में आज भी हमें मिलते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। अब ये जो जैसे कि इंडिया में है ये फोर्स कन्वर्जन की मिथ, अगर हमें क्या ये यही चीज़ हमें जो है वो ईरान में नज़र आती है। बहुत सारे जो मॉडर्न डे ईरानियन हैं जो बहुत हद तक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अभी, वो यही कहते हैं कि बहुत हद तक जो है अरब्स ने आके या इस्लाम ने आके ऑप्शंस यही दिए कि कन्वर्ट हो जाओ या यू विल बी डेड। मगर अगर हम देखा जाए तो इसके अलावा भी, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स थे, लॉन्ग टर्म मार्जिनलाइजेशन से बचने के इंसेंटिव थे। तो ये चीज़ों ने मिल के जो है एक फैक्टर या एक एम्बियंस या सराउंडिंग जैसी बनाई, जिसकी वजह से ग्रेजुअल हमें कन्वर्जन नज़र आती है। और इस चीज़ को ना सिर्फ पर्शियन रिकॉर्ड्स और अरेबियन रिकॉर्ड्स कंफर्म करते हैं, बल्कि क्रिश्चियन, आर्मीनियन और जो चाइनीज़ सोर्सेज जो कि उस वक्त ये चीज़ें पर्शिया से ट्रेड, ये सोसाइटीज़ पर्शिया से ट्रेड कर रही थी, वो भी एक ग्रेजुअल जो रिलीजियस डाइवर्सिटी और रिलीजियस ओवरलैप को कंफर्म करती हैं। मगर सवाल ये है कि फिर ये जो मिथ है फोर्स कन्वर्जन, ये एग्जिस्ट क्यों करती है? उसमें भी दो तीन अगर फैक्टर अगर देखें आप, तो वो ये है कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म है और जो इम्पैक्ट है फॉर द लास्ट 50 ईयर्स ईरान की इस्लामाइजेशन का, उसने एक चीज़ को, इस चीज़ का ये एक बहुत हद तक एक फ़िज़ा क्रिएट की है। कॉलोनियल राइटर्स ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला है कि इस्लाम को पोर्ट्रे किया एज यूनिकली वायलेंट। और फिर ऑब्वियसली जो हमें एक कॉमन थीम मिलती है आजकल मोस्टली टॉपिक्स में, सोशल मीडिया, उसमें भी बहुत हद तक सिंप्लीफाई किया है हिस्ट्री को। मगर हिस्ट्री जो है वो इमोशनल नहीं है, ये बहुत हद तक कॉम्प्लिकेटेड है, और बहुत हद तक कॉम्प्लिकेटेड होती है, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती बाज़ औक़ात। मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, और वो ये है कि ईरान में बहुत ये तो फोर्स कन्वर्जन की मिथ हो गई, मगर एक उसके बहुत सदियों बाद, इस्लाम के आने के बहुत सदियों बाद फोर्स कन्वर्जन एक हुई,
और वो थी सफ़ाविद ईरान जो पीरियड था उसमें, और वो 1500 के करीब ये हुआ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि ईरान जो है वो 900 साल के करीब जो है इस्लाम आने के तकरीबन 900 साल तक सुन्नी जो है वो मसलक से था। मगर 1501 में जो शाह इस्माइल है वो उन्होंने 12th शीइज़्म डिक्लेयर किया। सुन्नी स्कॉलर्स को बहुत हद तक मार दिया गया, मॉस्क जो है वो उनको या मस्जिद जो हैं वो कन्वर्ट किया गया। जो मैस पॉपुलेशन थी उसको प्रेशराइज किया वायलेंटली, जो है उसको शिया इज़्म में मसलक में कन्वर्ट होने में। तो अगर ईरानियन हिस्ट्री में अगर देखें को कोई फोर्स कन्वर्जन अगर ट्रू सेंस में है, वो ये 1501 की जो मैस कन्वर्जन है उसको हम कह सकते हैं कोई कन्वर्जन फ्रॉम सुन्नी टू शियाइज़्म जो है वो हुई। तो इन कंक्लूजन ईरान जो है वो कोई एक जनरेशन में ओवरनाइट या कोई अरबों के एकदम आने से या वायलेंटली ख़त्म करने से वो मुस्लिम नहीं बन गया। ये मिलिट्री डिफीट ऑफ कोर्स इसमें शामिल थी, एम्पायर का ख़ात्मा, पर्शियन एम्पायर का ख़ात्मा उसमें शामिल था, वायलेंस उसमें शामिल था, पॉलिटिकल कोलैप्स उसमें शामिल था, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स उसमें शामिल थे, और फिर फाइनली कल्चरल सिंथेसिस उसमें शामिल था। और जो फोर्स कन्वर्जन जो हुई वो सुन्नीज़म से शियाइज़्म में हुई इस्लाम के आने के 900 साल के बाद। मगर आज भी जो ईरान है वो ना तो अरब है, ना तो ज़ोरोस्ट्रियन है, ना ही मिडीवल इस्लाम है। वो अपनी एक आइडेंटिटी के साथ चल रहा है, और एक बहुत यूनिक सिविलाइजेशन आज भी है जिसने बहुत कॉन्क्वेस्ट और बहुत ज़्यादा वायलेंस को सहा है और अपने आप को चेंज भी किया है विदाउट डिसअपियरिंग। थैंक यू वेरी मच।